हमारे देश के इतिहास में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर संशय खड़ा होता है। खासकर वो चीजें जिनमें बुद्ध का नाम जुड़ा हुआ हो या जो बुद्ध को मानने वाले लोग हों। ऐसे ही आज एक विषय पर हम लोग बात करेंगे जिस नाम को आप लोग सभी बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। चाणक्य। वो चाणक्य जिसको हमेशा से किसी भी अगर नीति की, अर्थशास्त्र की बात आती है तो चाणक्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है कि चाणक्य नीति के हिसाब से या कोई बुद्धिमानी व्यक्ति तो उसको चाणक्य की उपाधि दी जाती है कि वह बहुत बड़ा चाणक्य है, चाणक्य नीति चल रहा है वो। इस तरह के मतलब वाक्य आते हैं जब हम चाणक्य की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वो ऐसा इसलिए बताया जाता है कि चाणक्य को मौर्य काल से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बुद्धि के बल पर विजय दिलाई थी। तो आज जो हमारा विषय है वीडियो का वो यही है कि क्या सच में चाणक्य नाम का कोई चरित्र मौर्य काल में था? क्या सच में किसी चाणक्य के दम पर चक्रवर्ती सम्राट अपना राज कर पाए? क्या सच में चाणक्य के दम पर जो वैभवशाली राज्य जो था, जिसका जिक्र यहाँ के चीन से आने वाले यात्रियों ने भी अपनी किताबों में किया, जिसका सौंदर्य का वर्णन आज तक भी कहीं पर नहीं मिलता है, ऐसे राज्य को राजपाट देने वाला क्या सच में चाणक्य कोई वास्तव में था? क्या अस्तित्व था उसका उस समय? कौटिल्य को समझने से पहले हमें कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र को समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जो जानकारी अभी तक मिलती है वो ये कि कौटिल्य अर्थशास्त्र की पांडुलिपि सबसे पहले 1905 में मिली, 1905। ये श्याम शास्त्री को मिली। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि श्याम शास्त्री को ये पांडुलिपि किसने दी ये कोई बताने को तैयार नहीं है। पांडुलिपि का मतलब होता है ओरिजिनल कॉपी जो हाथ से लिखी गई हो। श्याम शास्त्री को 1905 में मिलती है, लेकिन कौन देता है, देने वाले का नाम कहीं पर नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद 4 साल बाद श्याम शास्त्री इसको प्रकाशित कराते हैं, जो कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित की जाती है। इसके बाद 1923 में हिंदी में इसका अनुवाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्राणनाथ अलंकार ने किया। फिर पंडित उदयवीर शास्त्री ने 1925 में दोबारा इसका हिंदी में अनुवाद किया और ये दोनों किताबें संस्कृत विद्यालय लाहौर से छपी। यानी कि इसका जो प्रकाशन निकल कर आया वो 1925 तक निकल कर आया सामने हमारे। अब अगर इसके अंदर लिखे अध्यायों की, इसकी सामग्री की मैं बात करूं तो पहले अधिकरण के 3रे अध्याय में वर्णों के कार्यों का वर्णन है। इसमें लिखा गया है, साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण वर्ग को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना तथा दान देना और दान लेना इसके अधिकार है। क्षत्रिय काम सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना नहीं है, यज्ञ करना है, कराना नहीं है, दान देना है लेकिन लेना नहीं है, और शास्त्रों से जीवन निर्वाह करना और प्राणियों की रक्षा करना है। वैश्यों काम सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना नहीं, यज्ञ करना है, कराना नहीं, दान देना है लेकिन लेना नहीं है, खेती करनी है और पशुपालन करना है। ये सब काम वैश्यों के बताए गए हैं। जबकि शूद्रों के लिए तो जैसा कि सब समझते ही हैं, इनकी कहानी सबसे अलग चलाते हैं। शूद्रों का काम है उपरोक्त तीनों की सेवा करना, गाना बजाना, कृषि करना आदि। इसके अलावा शूद्रों का कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब चीजें मौर्य काल में थी? क्या वर्ण व्यवस्था थी? अशोक के किसी भी शिलालेख में वर्ण और आश्रम का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, उसने भी कहीं वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था का जिक्र नहीं किया। मौर्य काल में गण व्यवस्था थी, ना कि वर्ण व्यवस्था। अब गण व्यवस्था क्या थी, गण व्यवस्था को समझ लीजिए। मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है कि यहाँ दार्शनिक है, किसान है, पशुपालक है, सैनिक है, निरीक्षक है, मंत्री हैं और कारीगर हैं। आपने भी शब्द सुना होगा, मंत्री गण, सैनिक गण, किसान गण, पशुपालक गण। तो गण का मतलब होता है जो जिस श्रेणी में है, जो काम कर रहा है, उस समूह को गण का नाम दिया जाता है। तो ये वर्णन जो था वो जाति आधार पर नहीं था, जो मेगास्थनीज ने अपनी किताब में दिया था। लेकिन हमारे यहाँ के इतिहासकार अपने मन से इन सबको जातियों में बांटकर अपने हिसाब से भ्रम फैला रहे हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मनुस्मृति के आधार पर जान पड़ता है, क्योंकि जाति के हिसाब से जो काम बांटे गए हैं वो ऐसा लगता है कि मनुस्मृति से प्रेरित है। लेकिन आपने कहीं भी ये सुना कि मौर्य काल में उनके शासन में मनुस्मृति के आधार पर
शासन चलाया जाता हो या उसका पालन किया जाता हो। खैर, आगे आते हैं, अधिकरण प्रथम है। अधिकरण प्रथम का 9वां अध्याय है, जिसमें राजा के बारे में कुछ बताया गया है। तो राजा के लिए लिखा है कि राजा को ही राजपुरोहित को चुनना चाहिए और उसके अनुसार ही राजपाट चलाना चाहिए, यानी कि जो राजपुरोहित होगा वही राजा चुनेगा। लेकिन मौर्य काल में पुरोहित थे? मौर्य काल में मेरे हिसाब से कोई पुरोहित नहीं थे, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। बिंदुसार या अशोक के समय में आपने किसी भी पुरोहित का नाम सुना कि अशोक को उस पुरोहित ने बनाया या बिंदुसार को उस पुरोहित ने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य के में तो खैर नाम जोड़ दिया गया है, इस पर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अशोक और बिंदुसार के समय में कोई पुरोहित नाम की चीज नहीं थी। इतना ही नहीं, इसी अध्याय में पुरोहित की योग्यता भी लिखी गई है। शस्त्र में निपुण हो, उन्नत कुल का हो, मतलब ऊंची जाति का हो, वेदों का ज्ञाता हो, ज्योतिष का ज्ञाता हो, राज्य को पुरोहित का अनुगामी होना चाहिए, जैसे शिष्य गुरु और पुत्र पिता का अनुगमन करता है। मतलब राजा को पुरोहित की बात बिल्कुल उस तरीके से माननी चाहिए जैसे बाप बेटा बाप की बात मानता है और शिष्य गुरु की बात मानता है। जैसे मालिक नौकर का अनुगमन करता है, ये भी उसमें मेंशन करा गया है। मतलब एक नौकर की तरह राजा को पुरोहित की बात माननी चाहिए। तो क्या ऐसा मौर्य काल में था? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। आगे अधिकरण 3 उनका जो 19वां अध्याय है, उसमें लिखा है शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण को मारे उसे काट लेना चाहिए, किंतु इस तरह का दंड प्रावधान में ये जो दंड प्रावधान है, ये सब मौर्य काल में कहीं पर भी नहीं लिखा मिला है, ना ही कहीं पर था, ना कहीं सुना गया है। अधिकरण 4 की अगर मैं बात करूं तो उसके प्रथम अध्याय में लिखा है सभी जातियों के बारे में, इसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। अधिकरण 4 के प्रथम अध्याय में इसमें सब जातियों के बारे में ऐसे लिखा है जैसे धोबी, सुनार, लुहार आदि। धोबी को लिखा है कि कौन सा कपड़ा कितने दिन में धोकर देना है, और यदि इतने दिनों में धोबी नहीं देता है तो उसको मजदूरी नहीं दी जाएगी। ये धोबी के लिए भी मेंशन है। इसमें लिखा है कि राजा को गाय की परिक्रमा करके राज दरबार में जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बस्तियां होंगी, मतलब यहाँ पर ये जाति के रहेंगे, वहां पर वो जाति के रहेंगे। ये बस्तियों का हिसाब भी चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन मौर्य काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र बसा हुआ था और फाहियान पाटलिपुत्र भी गया था, लेकिन फाहियान की किताब में कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था का जिक्र नहीं आता है। फाहियान ने कहीं पर भी जाति व्यवस्था का जिक्र नहीं किया है। फाहियान ने कहीं भी नहीं लिखा है कि वहां पर बस्तियां किसी भी वर्ग के हिसाब से बांटी गई होंगी, बनाई गई हों। तो ये जो चरित्र हमारे सामने रखा जाता है चाणक्य का, बार बार लाकर सामने खड़ा करा गया है, यह बचपन से हमको पढ़ाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने जीत दिलाई, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चाणक्य की वजह से चला। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जब हमें पृष्ठभूमि पर हम जाते हैं, पता करते हैं कि मौर्य काल क्या था, तो वहां पर चाणक्य का और चंद्रगुप्त मौर्य का मिलान नहीं होता है। आखिर और सबसे बड़ी बात, चाणक्य ने जो लिखा, जो बताया, सब कुछ वो संस्कृत में था, जबकि मौर्य काल की भाषा प्राकृत भाषा थी। तो इन दोनों का समागम कैसे हो सकता है? एक राजा का वजीर, मंत्री या सलाहकार दूसरी भाषा बोल रहा है और राजा दूसरी भाषा बोल रहा है, तो वहां पर इनका मिलान होना बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए इस चरित्र पर, चाणक्य नाम के चरित्र पर मौर्य काल में जोड़ने पर संशय खड़ा होता है। मेरे इस वीडियो के हिसाब से आपको अगर संशय लगता है या नहीं लगता है, आप जरूर बताइएगा।